हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों मैं हूं प्रशांत मावानी। आप देख रहे हैं एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। दोस्तों आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। राइट, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फाइटर फ्लीट के बारे में। जो संडे का लेक्चर था आपने देखा होगा, कल का लेक्चर, उसमें भी हमने फाइटर जेट्स के बारे में बात की थी। लेकिन आज की जो डिस्कशन है ना, इट्स गोइंग टू ऐड ऑन बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में पढ़ने को मिलेंगे। द लर्निंग कर्व, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, खास करके जो आईएएस और यूपीएससी की एग्जामिनेशन जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है, कैसे एडवर्टीजमेंट्स जो है वो की जाती हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। फिर ये वाला टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, द फॉसिल फ्यूल डिलेमा। इसमें आपको काफी सारे फैक्ट्स मिलने वाले हैं और फैक्ट्स के माध्यम से हम चीजों को अच्छी तरीके से समझने वाले भी हैं। एंड देन वी हैव नेपाल्स फर्स्ट ऑफिशियल क्वेयर मैरिज। ये भी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, काफी अच्छा है। एंड व्हाट इज ग्लोबल स्टॉक टेक, इसका मतलब क्या होता है, एनवायरमेंट के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन एज वेल ऑफ कोर्स। लेकिन सबसे पहले पॉजिटिव कोट ऑफ द डे किसने कहा है? वी आर नॉट श्योर, अननोन, एनोनोमियस है, लेकिन कोट जो है काफी इंटरेस्टिंग है। सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट मेकिंग अ डिफरेंस। एक हमारा लेवल होता है, मीन्स आई हैव गोन थ्रू इट सो आई नो। एक वक्त होता है जब हमें ये सारी चीजें जो है ना, ये सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, ये सारी चीजें वाहियात लगती है, लगता है नहीं ऐसा नहीं होता है, मनी के लिए ही सारी चीजें होती है। बट मीन्स ऐसा होना भी चाहिए और ऐसा होता भी है, दिस इज अ रियलिटी। लेकिन वंस यू मेक ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, अब ये हर एक की अलग अलग सेटिस्फैक्शन की कैपेसिटी होती है। कोई जो है वो महीने में 10,000 में खुश है तो कोई 10 करोड़ में भी खुश नहीं है। बट वंस यू मेक मनी, और थोड़े अगर आप अवेयर हैं, थोड़े आप ऑब्जर्वेंट हैं, देन यू विल रियलाइज कि एक बार ब्रेड एंड बटर सिक्योर हो गया ना, उसके बाद अगर आप कितने भी पैसे कमाएंगे, इट विल नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस। दिस इज अ रियलिटी। एक बार लेट्स से कि आपका 10 लाख का टारगेट है और आप 50 लाख कमाने लगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू स्पेंड दैट 50 लाख एवरी मंथ। आप ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कितने भी पैसे खर्च करेंगे, यू विल बी एबल टू स्पेंड 6-7 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए, उससे ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक सुपरस्टार है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि आपके खर्च उतने ज्यादा होंगे। लेकिन मैं एक रेगुलर व्यक्ति की बात कर रहा हूं, तो उसके बाद अगर नेक्स्ट मंथ आप 50 की जगह 1 करोड़ भी कमाएंगे तो थोड़े समय के लिए आपको लगेगा, बट वो पैसे जो है वो पड़े रहेंगे। सो दैट विल नॉट क्रिएट दैट मच बिग डिफरेंस और हैप्पीनेस इन योर लाइफ। ट्रस्ट मी, ऐसा आई एम श्योर जल्द से जल्द आपके साथ ऐसा हो, आई होप। बट एक बार ये बेसिक चीजें जो हैं वो हमारी फुलफिल हो जाती है ना, उसके बाद वी रियलाइज कि जो भी करना है ना वो डिफरेंस के लिए करना है। डिफरेंस इन द सेंस टू एड वैल्यू इन द लाइफ ऑफ अदर पीपल, ऐसा मेरा मानना है। आप सोचिएगा इसके बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। शुरुआत करते हैं इससे, बिल्डिंग द फाइटर फ्लीट इन द फेस ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट शॉर्टफॉल एंड चेंजिंग वॉरफेयर डायनामिक्स, द आईएएफ्स एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिजिनियस डिफेंस सिस्टम्स मार्क्स अ पॉजिटिव शिफ्ट इन स्ट्रेटजी। क्या कहा है इस टैगलाइन में कि जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसकी तो हमारे देश में शॉर्टेज है। कल हमने देखा कि तेजस के ऑर्डर्स का आंकड़ा हमने देखा था, राइट। हमने प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के बारे में बात की थी, याद है ना आपको। और यहां पर क्या है दूसरी लाइन के, चेंजिंग वॉरफेयर डायनामिक्स। अब डायनामिक्स मींस वॉरफेयर में कितने सारे चेंजेस आ गए। जो काम एक एयरक्राफ्ट करता है उतना ही अच्छा काम, शायद उससे थोड़ा अलग, लेकिन ड्रोन्स जो हैं वो भी ऐसे एरियल अटैक्स करने लगे हैं। तो वॉरफेयर के डायनामिक्स जो है वो काफी चेंज हुए हैं। आप देखिए, जो इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया में कितने सारे ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, इजंट इट। एंड देन वी हैव अजरबैजान और अर्मेनिया का जो युद्ध हुआ था। तो ऐसे कुछ रीसेंट एग्जांपल्स को देखें तो वॉरफेयर में काफी बड़े बदलाव हमें देखने को मिले हैं। अब इंडियन एयरफोर्स जो है उसने ये चीज एक्सेप्ट की है कि इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम जो है यही हमें अपनानी चाहिए, इस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ये स्ट्रेटेजी में एक पॉजिटिव शिफ्ट है। दैट्स व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट। अब इंटरेस्टिंग चीजों को देखते हैं। तेजस मार्क 1, कल मैंने आपको तेजस मार्क 2 के बारे में बताया था ना। मैंने कहा था कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मार्क 2 लॉन्च हुआ है या नहीं। लेटेस्ट जो मुझे पता चला है 2030 से ये तेजस का जो सेकंड वर्जन है मार्क 2 जिसको हम कहते हैं, राइट, वो 2030 से इसकी डिलीवरी जो है वो हल स्टार्ट करने वाला है। दिस इज द लेटेस्ट अपडेट। एनीवेज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हमारे पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने हमारे इंडिजीनियस तेजस मार्क 1 फाइटर जेट में एक शॉर्टी यानी कि उसके एक उड़ान ली, राइट। हमने बहुत वीडियो वायरल हुआ था, काफी सारी न्यूज चैनल में भी ये सारी चीजें जो है वो दिखाई थी। अब इंडियन एयरफोर्स जो है वो एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज को फेस कर रही है, और जब हमारे पास पायलट्स हैं और एयरक्राफ्ट कम है, दैट मीन्स के हमारी जो कैपेबिलिटी है वो कम है, राइट। तो इसको इंक्रीज करने की जरूरत है, और इसको हम कैसे एड्रेस कर रहे हैं, इंडिजीनियस एक्विजिशन से एड्रेस कर रहे हैं, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। करंट हमारी स्क्वाड्रंस जो है उसकी साइज क्या है, 30। हमारे पास 30 स्क्वाड्रंस है फाइटर जेट्स की। होनी कितनी चाहिए, 42 होनी चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसके प्लानर्स ने ये बताया है कि अगर हमें चाइना और पाकिस्तान
इन दोनों के खतरे को एयरफोर्स के माध्यम से अगर हैंडल करना है, मीन सारी चीज़ें एयरफोर्स नहीं कर पाएगी, लेकिन उनके कैलकुलेशन के हिसाब से जितने एयरक्राफ्ट हमें चाहिए तो उसके लिए हमें कितनी चाहिए, 42 स्क्वाड्रन्स चाहिए। और याद रखेगा कि एक जो स्क्वाड्रन होती है उसमें 21 एयरक्राफ्ट होते हैं। अलग अलग देशों की स्क्वाड्रन की अलग अलग साइजेस हो सकती हैं। हमारे देश की जो स्क्वाड्रन है उसकी साइज है 21, राइट, ये लेटेस्ट चीज है। विद ईच स्क्वाड्रन कंप्राइजिंग 21 एयरक्राफ्ट, द इंडियन एयरफोर्स फेसेस अ शॉर्टफॉल ऑफ मोर देन 250 फाइटर्स। 250 फाइटर्स, सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो 250 फाइटर्स की शॉर्टेज है। और नेवी के हम फाइटर जेट्स को ऐड करें, मैंने कल आपको बताया था, याद होगा कि नेवी जो है वो भी, मैंने कौन सी फिल्म है टॉम क्रूज की, मेवरिक, टॉप गन का एग्जांपल दिया था, राइट। मैंने कहा था ये वो क्या शब्द है हमारा, ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स, हियर इट इज, राइट। एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर जो फाइटर जेट्स होते हैं तो वो नेवी के फाइटर जेट्स होते हैं, तो उसमें थोड़े चेंजेस होते हैं। एनीवेज, तो 250 की शॉर्टेज इंडियन एयरफोर्स को है और टोटल 50 की शॉर्टेज जो है वो नेवी की है। तो टोटल शॉर्टेज हमारे देश में फाइटर जेट्स की कितनी है, 300 फाइटर जेट्स की टोटल शॉर्टेज है। तो दैट्स वाई कितनी स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए, 42, लेकिन है हमारे पास 30। और 30 में भी बहुत सारे फाइटर जेट्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, उनको हम ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं, चला रहे हैं, राइट, फॉर टाइम बिंग, क्योंकि फाइटर जेट को ऐसे ही हम उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। दिस इज अ थिंग दैट वी, आई एम श्योर वी ऑल नो, इट्स नॉट लाइक बसेस के आपने 10 बस का ऑर्डर कर दिया और यूज़ करने लगे। फाइटर जेट के साथ पूरी एक सिस्टम आती है, उसके सपोर्ट सिस्टम, मेंटेनेंस सिस्टम एंड सो मेनी थिंग्स। तो ये शॉर्टफॉल जो है इसकी वजह से वॉर टाइम की टास्क जो है उस पर एक इंपैक्ट आती है। हमारी जो एयर डिफेंस है और हमारी एयर स्पेस को सेफ गार्ड करने की जो कैपेसिटी है उस पर एक नेगेटिव इंपैक्ट आती है। इसके साथ साथ जो एनिमी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय करने की जो कैपेसिटी है वो भी हमारी कम हो जाती है। बैटलफील्ड के दौरान अगर कोई ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करना है तो ये सारी चीजें जो है वो भी हमारी वीक हो जाती है। तो ओवरऑल ब्रीफली इंडियन एयरफोर्स की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। अब ये गैप जो है वो लगभग, ऐसा नहीं है कि अभी गैप हुआ है, लगभग 3 दशकों से ये गैप जो है वो नजर आ रहा है। और तेजस प्रोग्राम जो है वो काफी ज्यादा डिले हो गया। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि ये गैप जो है वो बढ़ता गया। फिर 2007 में इंडियन एयरफोर्स ने ग्लोबल टेंडर इश्यू किया। उस समय पर 6 ऐसी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, यानी कि टॉप कंपनीज जो है, जिसमें बोइंग आ गई, राइट, रशियन कंपनी आ गई, यूरोफाइटर जेट, डसॉल, और इसी के साथ साथ लॉकहीड मार्टिन है, साब, ये स्वीडन की कंपनी है। तो ये सारी कंपनीज जो हैं, तो ये 4 कंपनीज जो हैं ऊपर की, राइट, इन्होंने 2 इंजन वाले फाइटर जेट्स का प्रपोजल रखा और सिंगल इंजन ऑप्शंस वाली कंपनीज ये 2 थी, राइट। तो जब ये 2007 में ये ग्लोबल टेंडर इश्यू किया ना, तो ये सारी कंपनीज ने अपनी हैट्स जो है वो रिंग में थ्रो की कि भाई हम इस प्रकार के फाइटर जेट्स आपको बेच सकते हैं। लेकिन फाइनली भारत सरकार ने 36 रफाल फाइटर्स जो हैं उनको खरीदा। एंड यू नो कि इनकी डिलीवरीज भी हुई थी। रफाल के बारे में आप जानते हैं चीजें, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। फिर 2019 में आईएएफ ने एक न्यू टेंडर जो है वो रिलीज किया और इसमें 110 एडिशनल फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं उसको हमें खरीदने का एक टेंडर लॉन्च किया। इसमें 6 ओईएम्स जो हैं, कंपनीज जो हैं, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और ये सारी कंपनीज ने जो फाइटर जेट्स पहले रखे थे तो उनके इंप्रूव्ड वर्जन्स जो हैं, राइट, तो ये सारी चीजें जो एरोसो हुआ था ना, तो यहां पर ये सारी चीजें डिस्प्ले की गई। अब इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है उन्होंने ये कहा कि देखिए ऑलरेडी हम 7 अलग अलग प्रकार के फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लेट्स से 7 अलग प्रकार के फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 7 अलग कंपनीज के स्पेयर पार्ट्स, राइट, बहुत सारी चीजें, तो ऑपरेशन में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेस्ट यही है कि हम हमारी क्षमता जो है उसको इंप्रूव करें और हम हमारे ही इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें, हमारे ही फाइटर जेट्स, इंडिजीनियस फाइटर जेट्स का जितना ज्यादा हो सके उतना इस्तेमाल करें। तो अब इस चीज पर एक फोकस जो है वो किया जा रहा है और स्टार्टिंग की लाइन में हमने वही देखा कि अब इंडियन एयरफोर्स जो है वो इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स पर ज्यादा फोकस कर रही है। दूसरी चीज कि ड्रोन का इस्तेमाल करना जो है दैट इज ऑल्सो मींस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम इसमें काफी अच्छे हैं, लेकिन वी नीड टू क्रिएट मोर ड्रोन्स एज वेल, क्योंकि जिस प्रकार से यूक्रेन और रशिया में युद्ध हुआ और इसमें जिस प्रकार से ड्रोन्स ने रोल प्ले किया है, तो ड्रोन की जो डॉक्ट्रिन है ये भी काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है। इसके साथ हाइपरसोनिक मिसाइल्स को कैसे हम हैंडल करेंगे, राइट, हमारे फाइटर जेट्स जो आ रहे हैं नए फाइटर जेट्स, तो हाउ दे विल हैंडल हाइपरसोनिक मिसाइल्स। ग्राउंड लेवल पर हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स अगर किसी ने लॉन्च की तो हम इसको कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, इसको कैसे डिफेंड करेंगे। तो चीजें जो है वो काफी ज्यादा चेंज हो रही है, राइट, एज यू कैन अंडरस्टैंड। और ये बदलते सिनारियो में जितना हम एडवांस्ड इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम को प्रोड्यूस करेंगे उतना ही हमारे देश को फायदा होगा और उतना हमारा इंडिपेंडेंस जो है वो रहेगा। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, बहुत सारी चीजें आई एम श्योर आपने सीखी होगी इस आर्टिकल से, आज की डिस्कशन से, सिर्फ इस डिस्कशन से। अब दोस्तों दूसरे टॉपिक पर आते हैं। द लर्निंग कर्व, टेस्टिमोनियल एड्स बाय कोचिंग स्कूल्स शुड बी कर्ब्ड। डियर फ्रेंड्स, ये टेस्टिमोनियल एड्स का मतलब पता है क्या है?
कि भाई कोई ऑल इंडिया रैंक 1 आया, फिर वो किसी चैनल पर आ जाते हैं और फिर इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, उस पर इंटरव्यू होता है। और जो पास आउट होते हैं तो उनकी एक इम्पैक्ट होती है, राइट। वो जब भी बात करते हैं तो लोग कान खोलकर उनकी बातें सुनते हैं। मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, फिलहाल ये मेरे जो दोस्त हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। उनका इंटरव्यू जब मैं स्टडी IQ चैनल पर मैं जॉब करता था तो उस समय पर मैं इंटरव्यूज़ नहीं लेता था, दैट वाज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये मेरे ही टाउन के मीन्स ही इज़ यंगर देन मी, तो मेरे छोटे भाई जैसा है वो। और स्कूल में भी हम साथ में पढ़ते थे। इज़ वेरी जूनियर फ्रॉम मी, लाइक 6-7 साल छोटे होंगे मुझसे। एंड मीन्स आई नो हिम फ्रॉम व्हेन ही वाज ए वेरी स्मॉल किड। तो फिर एक समय पर हमारी डिस्कशन हुई, बातचीत हुई। एनीवेज ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट, एंड फिर फाइनली उनका सिलेक्शन हो गया। और जब वो तैयारी कर रहे थे तो आई टोल्ड हिम कि अगर आप क्लियर होंगे ना तो आई विल टेक योर इंटरव्यू। तो इट वाज जस्ट आउट ऑफ फ्रेंडशिप कि मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। वैसे मैं इंटरव्यू नहीं लेता था, आई एम श्योर यू नो इट। तो एक इंटरव्यू ऐसा था जो मैंने उनका लिया था और वो इंटरव्यू हमने लॉन्च भी किया था। उनका GPSC में 6th रैंक आया था। मैं पूरा बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। इज़ दी ओनली वन पर्सन, और ऐसा भी नहीं है कि वो मेरे दोस्त थे इसलिए मैं बता रहा हूँ। एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी मच इंप्रेस्ड बाय दिस फैक्ट कि भाई चलो इन्होंने बहुत मेहनत की, कम्स फ्रॉम ए वेरी रेप्यूटेड फैमिली, पैसे वैसे सारी चीज़ें उनके पास हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको सिविल सर्विस जो है वो करने से कोई ऐसा था कि सरकारी जॉब, ऐसा नहीं था। ही इज़ पैशनेट अबाउट इट, तो इसलिए उन्होंने ज्वाइन की। बट एनीवेज, लंबी कहानी को छोटी करके बताता हूँ। ये जो लड़का है उसने इंटरव्यू में ये कहा कि सबसे ज्यादा झूठ, ये उनके शब्द हैं, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा झूठ अगर कोई बोलता है तो वो पास आउट्स जो होते हैं वो बोलते हैं। एक बार सिविल सर्विसेज क्रैक होगी, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे नेशनल लेवल की हो, सारे नहीं लेकिन आई नो दिस थिंग फॉर श्योर कि बहुत सारे लोग जो है वो झूठ बहुत बोलते हैं, राइट। दिस इज ए हकीकत, आई एम टेलिंग यू। और मैं यहां पर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आई डोंट नो कि कोई ऐसी बात करेगा नहीं करेगा, आई एम नॉट श्योर, बट आई एम टेलिंग यू ए रियलिटी। जब पास हो जाते हैं ना तो अपनी कहानी को और ज्यादा दुखद बनाना कि भाई बहुत सारे चैलेंजेस थे, ये किया वो किया, इतना दिखाना कि मैंने बहुत मेहनत की। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट बात जो मैंने कुछ दिनों पहले आपसे एक बात कही थी ना, वो पेड़ वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि एक फॉरेस्ट में सबसे ऊंचा जो पेड़ होता है तो ऐसा नहीं है कि उसके सीड की वजह से या सिर्फ उसके सीड की वजह से वो सबसे ऊंचा पेड़ है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ है। तो एक बार पास हो जाते हैं उसके बाद उनका जो एटीट्यूड होता है वो थोड़ा गजब का हो जाता है। और ये मैंने देखा है। फिर आदत पड़ जाती है कि जहां पर जाइए आपको मान सम्मान मिले, कुर्सी खाली मिले, स्टेज पर आपको बुलाया जाए, सम्मान किया जाए, सारे लोगों के सामने ये बताया अभी आपने किया ही क्या है, यू हैव जस्ट क्रैक्ड वन एग्जामिनेशन, राइट। और मीन्स ये आपको पसंद था इसलिए आपने तैयारी की। जैसे कोई इंसान सुबह मजदूरी के लिए निकलता है तो वो अपने घर का पालन पोषण करने के लिए निकलता है, तो वो सारे सर्कमस्टेंसेस को फेस करते हुए वो दिन में बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था हो, घर चले, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। ही इज वर्किंग फार मोर देन दिस पीपल, यू नो। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जामिनेशन क्रैक कर ली तो कुछ मीन्स इट इज ए बड़ी बात, बहुत कंपटीशन में इतना पास किया, इट्स ए गुड थिंग। लेकिन फिर ऐसा मत समझिए कि अत्र जो कहते हैं ना कि सारी चीज मीन्स पूरे ब्रह्मांड का केंद्र अगर मैं हूं तो क्योंकि मैंने UPSC पास की तो आई एम द ओनली वन। मीन्स कितनी सारी ऐसी मीन्स लोग आए गए, राइट। अशोक राजा और उससे भी बड़े बड़े राजा आए, उनके नाम भी हमें नहीं पता है। सो हम्बलनेस जो है दैट इज मीन्स एक जो ह्यूमिलिटी कहते हैं ना हमारे अंदर जो होनी चाहिए, तो अनफॉर्चुनेटली ये खो जाती है। अब देखिए ये CCPA जो है उन्होंने DOPT को कहा है, रिक्वेस्ट की है कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए, सिविल सर्विसेज के जो रूल्स है ना उनको चेंज कीजिए। कि कैंडिडेट्स जब पास हो जाते हैं तब वो क्या करते हैं, टेस्टिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स देते हैं कि भाई मैंने तो इस इंस्टीट्यूशन से तैयारी की, ये वो। रियलिटी ये रहती है कि इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया नहीं किया दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक बार पास हो जाए उसके बाद इंस्टीट्यूशंस पहुंच जाते हैं, नंबर भी ले लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई आप ये कर दीजिए हमारे लिए, एडवर्टीजमेंट में आप बता दीजिए, वी विल गिव यू दिस मच। 6 आंकड़ों में वो होता है 10 लाख 5 लाख, राइट। क्योंकि उनके उतने सारे कोर्सेज जो हैं वो बिकेंगे, उसके बाद दे विल मेक करोड़ आउट ऑफ इट, करोड़ों का व्यापार करेंगे। तो वो हंसी खुशी 2 लाख 5 लाख दे देंगे। और इन लोगों को कैश मिल रहे हैं 2 लाख 5 लाख, किसी भी जगह पर ऐसे ट्रांसफर नहीं होगा, जहां पर कहेंगे वहां पर हवाला के माध्यम से उनको पैसे मिल जाएंगे, कैश। सो यहां पर आप देखिए कि CCPA ने DOPT को कहा है कि आप रूल्स में चेंजेस लाइए। ये पोस्ट सिलेक्शन जिस प्रकार से ये लोग बातें कर रहे हैं, दिस इज नॉट एथिकल एंड दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि आप सोचिए कि अगर 2-5 लाख रुपए के लिए ये लोग झूठ बोल रहे हैं तो सिलेक्शन के बाद जब ये पोस्ट में आएंगे, पावर में आएंगे, तो ये क्या नहीं करेंगे। मीन्स फर्स्ट स्टेप ही उन्होंने दिखा दिया कि भाई पैसों से वो खरीदे जा सकते हैं।
कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, 20 कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को नोटिस भेजी गई और कुछ 4 जितने हैं जिन पर 1 लाख की पेनल्टीज भी लगाई। दिस 1 लाख रुपीज इज पीनट्स फॉर दिस बिग बिग इंस्टीट्यूशंस, कुछ नहीं है। दिन में, एक दिन के अंदर ये 10 लाख कमाते होंगे, राइट? तो उनके ऊपर 1 लाख की पेनल्टी इज नथिंग। हाँ, एक सबक तो सीखने को मिला होगा। अब देखिए, कोचिंग इंडस्ट्री जो है ना, ये जो कोचिंग इंडस्ट्री जिसका पार्ट मैं भी हूं, बट अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा फिगर है, आई वाज शॉक्ड टू गो थ्रू दिस फिगर कि 58,088 करोड़ रुपीस ईयरली का व्यापार होता है इसमें। सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं, सारी कोचिंग इंडस्ट्रीज में JEE आ गई, NEET और दूसरी बहुत सारी एग्जामिनेशन। तो कोचिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, और सिविल सर्विसेज में क्या होता है कि पास होने का परसेंटेज बहुत कम है, यू नो इट। तो रिपीटेटिव स्टूडेंट्स आपको काफी ज्यादा मिलेंगे। तो मार्केट हमेशा ऐसा है कि आप जब भी जाल फेंकेंगे, मछलियां तो वहां पर हैं ही। तो हर बार इनकी नेट में बहुत सारी मछलियां फंस ही जाती हैं। तो इट्स ए गुड थिंग कि अब इस पर सरकार की नजर गई। और देखिए, कोचिंग इंडस्ट्री ये कह रही है कि 3,500 लोगों का सिलेक्शन करवाया, लेकिन यूपीएससी ने तो 933 लोगों को ही सिलेक्ट किया है। तो यू कैन सी कि कितनी गलत एडवर्टीजमेंट की जाती है और कैसे लोगों के पैसे जो है वो लूटे जाते हैं। दिस इज अ बिग लेवल की डिसऑनेस्टी जो है यहां पर चल रही है। दिस इज ए रियलिटी डियर फ्रेंड्स, राइट? बट एनीवेज, राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, द फॉसिल फ्यूल डायलेमा। और आपको ये जो टॉपिक हमने पढ़ा ना, दिस वन, इट्स नॉट के सारे कोर्सेज जो हैं वो खराब हैं। एंड मैं यहाँ पर जो ये लीडरशिप वाला कोर्स है उसको बेचने के लिए, इसमें सबको पसंद है तो खरीदिएगा, ट्राई कीजिएगा। नहीं पसंद आता है तो इसमें टोटली वो, अगर वो पसंद नहीं है तो उसमें मेरा ही कसूर है, आई वुड से। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो उनके अच्छे काम है, लेकिन जो इतना ज्यादा दिखा रहे हैं कि भाई ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 45, नंबर वॉट एवर XYZ नंबर रैंडमली हमने सिलेक्ट करवाया है, तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि वो टेस्टिमोनी जो है वो सही हो। दिस इज ए फैक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉसिल फ्यूल डायलेमा। पेंडेमिक, रिकवरी, एनर्जी सिक्योरिटी, प्रॉफिटेबिलिटी आर फ्यूलिंग डिमांड। 3 चीजों की वजह से फॉसिल फ्यूल की डिमांड बढ़ रही है, और चाइना और इंडिया जो है दे आर फार अहेड इन कोल प्रोडक्शन। फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन जो है इसने अपने आप में एक रिकॉर्ड हिट किया है, 237 मिलियन बैरल्स डेली। ये डेली, हाँ, ईयरली नहीं है, डेली का आंकड़ा है। और एक तरफ हम क्लाइमेट क्राइसिस की फाइट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें देखिए कि कंजम्पशन जो है वो कितना ज्यादा बढ़ चुका है, इसको कम करने की जरूरत है। फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो टोटल में से 40% जो है वो ऑयल है, 31% कोयला है, और बाकी का जो है वो गैस है, राइट? ये आउटपुट का एक बिग ब्रेक डाउन है। आप इसको पॉज करके इन आंकड़ों को नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। दिस आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दूसरी चीज, सप्लाई ग्रोथ जो है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग रहा है, राइट? और इसके पीछे ड्राइविंग फैक्टर है कि पेंडेमिक खुला, उसके बाद फिर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, ये 3 बड़े ड्राइविंग फैक्टर्स की वजह से ऑयल की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है। फॉसिल फ्यूल सप्लाई जो है ये 9.7 मिलियन बैरल्स पर डे इंक्रीज हुई। सऊदी अरेबिया जो है ये नंबर 1 सप्लायर रहा, यूएसए गैस में, ऑयल में सऊदी, और यूएसए जो है वो गैस में, और चाइना और इंडिया जो है वो कोयले के प्रोडक्शन में काफी ज्यादा आगे रहे हैं। इंडिया की जो कोल मिनिस्ट्री है उसका टारगेट है कि इस साल के अंदर, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 बिलियन टन जितना कोयला जो है वो हम निकालेंगे, और पहले 6 महीनों के अंदर ही हमने 500 मिलियन का, यानी कि 50% का टारगेट जो है वो अचीव कर लिया था, राइट? और ये जो कोयला है ना, इसमें से 80% कोयला जो है वो पावर प्लांट्स को सप्लाई किया जाता है। अब COP28 की डिस्कशंस चल रही हैं, राइट? और इसमें एमिशन को लिमिट करने की बात है, क्लीनर टेक्नोलॉजीज को यूज करने की बात है, और सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स के लिए फंड की बात है। हमने लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में भी बातचीत की थी। और अबू धाबी की जो कंपनी है, UAE की कंपनी है, अबू धाबी नेशनल ऑयल को, इसको एडनॉक कहते हैं। तो एडनॉक के जो प्रेसिडेंट हैं या फिर CEO हैं, ये COP28 के प्रेसिडेंट हैं। तो एक तरफ आपकी कंपनी जो है वो सबसे ज्यादा मीन्स पॉल्यूशन में आपकी कंपनी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, और दूसरी तरफ COP28 के प्रेसिडेंट भी आप ही हैं। तो यू कैन मीन्स यहाँ पर डबल रोल में चल रहा है सब कुछ। 2023 जो है ये वार्मेस्ट ईयर रहा, इस पर डिस्कशन मैंने की थी। और पेनामा कैनाल जो है ना, तो वहां पर ड्राउट सिचुएशन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में भी बाधाएं आई है। ट्रैफिक जो है वो, अब बारिश मिड 2024 में जब पेनामा के एरिया में बारिश होगी तब जाकर ट्रैफिक जो है वो क्लियर होगा, या फिर ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल होगा। तब तक पानी कम है, कैनाल की सिस्टम जो पानी पर चलती है, तो उसकी वजह से काफी सारे इश्यूज हो रहे हैं। अब यहां पर यह सजेशन दिया गया है कि 2030 तक हमें रिन्यूएबल कैपेसिटी को ट्रिपल करने की जरूरत है, राइट? 11 टेरावाट्स तक पहुंचने की जरूरत है, और उसके लिए वी नीड मनी, राइट? और ये पैसे जो हैं ये 2022 में 564 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। वी नीड ऑलमोस्ट 1.2 ट्रिलियन। पैसों का इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा ग्रीन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और पावर ग्रिड एक्सपांशन जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिसमें हम रिन्यूएबल कैपेसिटी को ऐड कर सके, राइट? और स्टोरेज कैपेसिटी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर सूरज ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, तो अगर वो यूज नहीं हो रही है तो उसको स्टोर करने के लिए भी
वी नीड स्टोरेज सिस्टम। बैटरी की प्राइसेस डाउन होती जा रही हैं। अब मैं छोटे छोटे आंकड़ों पर नहीं जा रहा हूं, आप इन आंकड़ों को एक बार देख लीजिएगा। आई गो डायरेक्टली जंप ऑन टू द पॉइंट्स। ये जो बैटरी की कीमत कम होगी तो इसकी वजह से ईवी में भी कीमतें कम होगी, तो लोग ईवी की तरफ आगे बढ़ेंगे और एनर्जी स्टोरेज जो है वो भी इंक्रीज होगा। मेटल प्राइसेस जो हैं जैसे कि लिथियम, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा, तो इनकी प्राइसेस कम हो रही है, तो इसकी वजह से ओवरऑल बैटरी की प्राइस जो है वो कम हो रही है। 2050 तक अगर हमें नेट जीरो तक पहुंचना है तो $10 ट्रिलियन जो है वो मेटल्स के लिए हमें चाहिए। और माइंस और दूसरे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फिलहाल सर्वेलेंस में आ चुके हैं। कुछ जगहों पर ऐसा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो पनामा के आसपास की ही बात करें तो 110 बिलियन की कॉपर की जो माइन है, तो इसमें प्रोटेस्ट की वजह से इस पर एक ब्रेक लगा दी है। तो कब ये खुलेगा वी आर नॉट श्योर, लेकिन माइनिंग जो है उसकी वजह से जो एनवायरमेंट में नुकसान हो रहा है तो लोग इसका भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ अप्स एंड डाउन्स जो है वो फ्यूचर में देखने को मिल सकती हैं, राइट। अब इंडिया जो है उसकी माइनिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उसने भी 20 माइनिंग ब्लॉक्स की ऑक्शन की है, और इसमें लिथियम, निकल, ग्रेफाइट, राइट, ये सारे रेयर अर्थ मटेरियल्स जो हैं तो इनकी माइनिंग के लिए भारत जो है वो भी कोशिश कर रहा है ताकि हम उनको ये सारी चीज़ों को बाहर से ना मंगवाना पड़े। तो बॉटम लाइन यही है कि फॉसिल फ्यूल को कम यूज़ करना चाहिए, लेकिन इसकी डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ऊपर से जो ग्रीन के लिए कर रहे हैं उतना नहीं कर रहे हैं, तो इस पर जोर देने की ज़रूरत है। नेपाल्स फर्स्ट ऑफिशियल क्वेयर मैरिज, ए बीकन ऑफ चेंज फॉर साउथ एशिया। जब हमारे देश में आरटीआई आया ना, तो आरटीआई हमारे देश में आया और इसकी वजह से बहुत बड़ा बदलाव आया। करप्शन मीन्स पहले जो खुलेआम होता था, अब चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ चुकी हैं। तो 2005 में जब आरटीआई आया, और दिस रिमाइंड्स मी, एपीजे कलाम साहब जो हैं उनको पूछा गया था कि आप जब प्रेसिडेंट थे तो सबसे बेस्ट दिन आपका कौन सा था, तो ही टोल्ड कि जब आरटीआई को साइन करना था ना, तो दैट वाज हिज बेस्ट डे एज ए प्रेसिडेंट। तो जब 2005 में भारत में आरटीआई आया, तो उसके बाद 2008 में बांग्लादेश में आरटीआई जैसे सिस्टम आई, श्रीलंका में 2016 में ये सिस्टम आई। तो एक आरटीआई जो है वो कैसे अलग अलग देशों में फैल गया, तो वैसे ही इक्वालिटी और फ्रीडम की जब बात आती है तो कोई एक देश इसमें स्टैंड लेता है तो दूसरे देशों पर भी इसकी एक अच्छी रिपल इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब नेपाल जो है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज जो है इसको लीगलाइज किया है, राइट। और ये लैंडमार्क वर्डिक्ट जो है वो 27 जून को दिया गया, और एक रिट पिटीशन जो है वो फाइल की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है कि आप इस पर एक्शंस लीजिए और सेम सेक्स जो मैरिज है उसको, उसके लिए व्यवस्था जो है वो क्रिएट कीजिए। तो साउथ एशिया में पहला ऐसा देश बन गया नेपाल, साउथ एशिया में। और एशिया की बात करें तो ताइवान के बाद सेकंड नंबर पर आता है नेपाल। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के पास LGBTQI+ कम्युनिटी जो है इसकी एक मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने जो सेम सेक्स में जो रिलेशन होता है, सेक्सुअल रिलेशन, तो पहले ये इलीगल माना जाता था क्योंकि ब्रिटिश लॉज थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को हटा दिया। लेकिन जब LGBTQI या फिर थर्ड जेंडर जो है फॉर एग्जांपल, तो इनके मैरिजेस की जब बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक चांस था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पर जो स्टैंड है वो नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीन्स सरकार ने कहा कि भाई मैरिज जो है वो एक हस्बैंड और वाइफ या फिर एक लड़का और लड़की के बीच में ही हो सकते हैं। हमारे मीन्स हमारी संस्कृति और ये सारी चीज़ों के बारे में सुप्रीम मीन्स जो सरकार है उसने ये सारी अपील रखी थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस चीज़ पर जो है वो सरकार ही डिसीजन ले। तो सेम सेक्स कपल्स जो होते हैं वो शादी नहीं कर सकते हमारे यहाँ पर फिलहाल, लेकिन उनके बीच में अगर कॉन्सेंशुअल सेक्सुअल रिलेशन है तो दैट इज नॉट इलीगल। तो ये चीज़ है अभी हमारे यहाँ पर, राइट। तो एक आप कह सकते हैं एक पैराडॉक्स है अभी फिलहाल, लेकिन नेपाल ने ये स्टैंड लिया है, तो ऐसा हो सकता है कि भारत और दूसरे देशों में भी इस प्रकार की कोई चीज़ें जो है वो फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ वी हैव जम्प्ड ऑन टू अ रॉन्ग पेज। ओके, व्हाट इज ग्लोबल स्टॉक टेक, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। COP28 की बात करें दुबई में हो रही है, राइट, और 200 से ज़्यादा देशों ने इसमें पार्ट लिया। इसमें ऑफिशियल्स, बिजनेस लीडर्स, साइंटिस्ट्स, राइट, इंडिजीनियस पीपल, जर्नलिस्ट, एक्सपर्ट्स, सारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्होंने पार्ट लिया। और ये जो साल है ना 2023, इट इज़ सो फार द वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड। COP28 जो है ये अब ग्लोबल वार्मिंग को कर्ब करने के लिए, कम करने के लिए क्या क्या अभी तक स्टेप्स उठाए और क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है उसका असेसमेंट करेगा। इस चीज़ को कहते हैं ग्लोबल स्टॉक टेक। बेसिकली अगर आपकी दुकान है, राइट, मैंने जो एक वीडियो बनाया था इस पर, ये COP28 में जो लॉस एंड डैमेज फंड अडॉप्ट किया गया है, तो इस पर मैंने स्टडी ग्लोज पर वीडियो बनाया था। उसमें मैंने ये एग्जांपल दिया था कि ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब क्या होता है कि कोई अगर दुकानदार है तो उनको पता होगा, चाहे शोरूम हो, दुकान हो, तो आपके पास फिलहाल कितना सामान है, राइट, कितना आपने परचेज किया था इस साल में, कितना आपके पास है, राइट, प्रेजेंट आपके पास कितना है। ये सारी चीज़ों का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मीन्स के कोई गड़बड़ है या नहीं। तो इट्स लाइक एन असेसमेंट, एक प्रकार का आप समझ लीजिए कि एक ऑडिट चल रहा है। तो ये ग्लोबल स्टॉक टेक इज बेसिकली दैट कि अभी तक जो
2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ और उस समय पर जो जो तय की थी चीज़ें, तो उसमें कहाँ तक हम पहुंचे हैं। COP28 जो हैं इसके रिजल्ट्स जो हैं ये फ्यूचर एक्शंस को भी तय करेंगे। ये ऑडिट जितना अच्छा होगा उतना पता चलेगा कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ तक हमें पहुंचना है और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स जो है वो हमें उठाने पड़ेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अमीर देशों ने फाइनली लॉस एंड डैमेज फंड जो है उससे एक शुरुआत की है। कम पैसे हैं लेकिन शुरुआत की है, अच्छी शुभ शुरुआत हुई है। तो लेट्स होप के फ्यूचर में ये पैसे जो है वो इंक्रीज होंगे। अब पेरिस एग्रीमेंट से पहले जो सबसे बड़ी चीज हुई थी दैट वाज क्योटो प्रोटोकॉल, और इसमें सिर्फ डेवलप्ड देश ही इन्वॉल्व थे। इंडिया और चाइना जैसे देशों को इसमें से एक्सक्लूड रखा था। 2015 में पहली बार ऐसा हुआ पेरिस एग्रीमेंट में। COP21 जो है इसको लैंडमार्क इवेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली ऐसी ग्लोबल इवेंट हुई जिसमें क्लाइमेट क्राइसिस जो है इसके खिलाफ लड़ने के लिए सारे देश जो है वो इकट्ठा हुए, डेवलप्ड और डेवलपिंग सारे। और पेरिस एग्रीमेंट जो है उसमें एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए टारगेट सेट किए गए थे, यूनिवर्सल कमिटमेंट किया गया और इसको कहा जाता है NCD, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। वॉलंटरली हम तय करेंगे कि हम कितना कम करेंगे। तो ये सारी बहुत नई नई चीजें जो है वो पेरिस एग्रीमेंट की वजह से आई। लेकिन वी नो कि पेरिस एग्रीमेंट के बाद भी काफी सारे अपडाउन्स रहे। फॉर एग्जाम्पल उस समय पर ओबामा थे तो ओबामा वॉज सपोर्टिंग पेरिस एग्रीमेंट, लेकिन उनके बाद आए मिस्टर ट्रंप तो वो पेरिस एग्रीमेंट के विरोध में थे। तो पहली बार ऐसा एक बड़ा इवेल्युएशन हो रहा है 2023 में, और इसके बाद हर 5 सालों में इवेल्युएशन होगा। लक्ष्य ये है कि मिड 1800s में जो प्री इंडस्ट्रियल एरा में जो बेस मींस जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर था उससे इस सदी के अंत तक 2100 से पहले वी हैव टू मेक श्योर कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस ना करे, और पूरी कोशिश करनी है कि ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहे। लेकिन एज वी नो, इससे पहले की हमारी डिस्कशन में भी हमने देखा था कि 2023 में ही कुछ ऐसे दिन रहे जिसमें ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है ये 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो चुका था। राइट, अब जो बेस्ट अप्रोच चाहिए, मैं डायरेक्टली रिजल्ट मींस एक्शन पर आता हूं। वी नीड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, यानी कि सरकारें तो काम करेगी ही, राइट, गवर्नमेंट करेगी, UN करेगी, ये सारे टॉप लेवल पर होगा, लेकिन ऑल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच मींस एवरी सिंगल वन ऑफ अस, राइट, एवरी इंडिविजुअल। हम सबको स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, आज से ही उठाने पड़ेंगे, अवेयरनेस स्प्रेड करनी पड़ेगी। इट्स गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज इनफैक्ट पार्ट ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम एनवायरमेंट को लेकर हमसे जो हो सकता है वो करें ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ाता हूं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपके साथ चीजें शेयर करता हूं, और यही एक्सपेक्टेशन है कि आप लोगों के साथ चीजें शेयर करेंगे, आपसे जो हो सकता है तो वो आप करेंगे। अगर प्लास्टिक नहीं यूज कर रहे हैं, राइट, तो दैट इज अ गुड थिंग। अगर आप जब यूज में नहीं है तो एयर कंडीशन, पंखा, ये सारी चीजें बंद कर दे तो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। जो भी स्टेप्स उठाने हैं, जो भी हम उठा सकते हैं, भले ही वो छोटे से छोटा स्टेप हो। अगर घर का नल बिगड़ गया है और उसमें से धीरे धीरे पानी टपक रहा है, तो भले ही 200, 500, 1000 रुपए का खर्च हो जाए, थोड़े पैसे, एक कपड़ा कम खरीदेंगे, लेकिन वो पानी जो है वो वेस्ट नहीं करना है। तो इस प्रकार की चीजें जब हम करने लगेंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो डेफिनेटली आएगा। जस्ट इमेजिन कि अगर 8 बिलियन लोग अगर ऐसे स्टेप्स उठाए तो कितना बड़ा डिफरेंस जो है वो आ सकता है। तो गुड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है, बैड प्रैक्टिसेस को हमें हटाना है। और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है कि ग्लोबल टेम्परेचर हैज रिजन बाय नियरली 1.2 डिग्री सेल्सियस सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। 1800s का जो टेम्परेचर था उसके कंपैरिजन में ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर आज 1.2 डिग्री सेल्सियस है, और 1.2 डिग्री सेल्सियस में इतनी तबाही आ चुकी है कि हमारी सीजन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं। अब ये 1.5 डिग्री सेल्सियस होगा तो इससे और ज्यादा तीव्रता बढ़ेगी। और 2 डिग्री सेल्सियस के बारे में तो मैंने यही पढ़ा है अभी तक कि ये टिपिंग पॉइंट है, एक बार इसको क्रॉस कर लिया उसके बाद चीजें बैक टू नॉर्मल कभी नहीं होगी। सो दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस थिंग, राइट, एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। लिमिटलेस लीडरशिप इस कोर्स का नाम है। इस कोर्स को मैंने ही डिजाइन किया है, मेरे ही सारे लेक्चर्स रहेंगे इसमें। स्टडी ग्लोज का जो मोबाइल ऐप है ना, उस पर आपको इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, आई विल रिकमेंड यू ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा कोर्स है तो ये ऐसा ही लगेगा कि सर माल बेचने की बात कर रहे हैं, राइट, बट जेन्युइनली, राइट, यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम इट, एंड आई जेन्युइनली वांट यू गाइज टू हैव दिस कोर्स, राइट। ये आपको हमेशा हमेशा के लिए चेंज करेगा। इट विल एड टू व्हाट यू आर नाउ, राइट। और लीडरशिप की क्वालिटी एक ऐसी चीज है कि प्रोफेशनल और पर्सनल एंड इनफैक्ट इंडिविजुअल लाइफ में भी, व्हेन आई से पर्सनल आई मीन टू से पर्सनल, सिर्फ आपके ही जीवन, आपके अंदर भी इतने सारे चेंजेस होंगे दैट विल क्रिएट सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स अराउंड यू। बहुत सारी चीजें इसमें हम सीखेंगे, राइट, लिमिटलेस लीडरशिप में। तो डू चेक आउट दिस कोर्स, एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।